स्टूडेंट्स, आज हम लोग आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कासन या धन बहिर्गमन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसे यूजी पार्ट 3 के छात्रों को पढ़ना है और यह ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत पेपर 6 के तहत आता है। इस टॉपिक्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि धन बहिर्गमन क्या है, कौन कौन से इसके स्रोत हैं तथा इसके क्या दुष्परिणाम हुए। सुविधा के लिए हमने इसे 2 वीडियो लेक्चर में विभाजित किया है। आज उसकी पहली प्रस्तुति है। धन निष्कासन है क्या? व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? इसका तात्पर्य भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन। विदेशों से मेरा तात्पर्य ब्रिटेन से है। उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होने से, यानी भारत से धन का जो पलायन ब्रिटेन की ओर हो रहा था और बदले में भारतीयों को इसका कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, इस पूरी प्रक्रिया को ही ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। यह जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रक्रिया है, यह प्लासी के युद्ध के पश्चात अर्थात 1757 के पश्चात शुरू होती है। इसके पूर्व हम देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारी अपने व्यापार के क्रम में बाहर से धन लाते थे सोने चांदी के रूप में, जिसको बुलियन कहा गया है, और भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करते थे। साथ ही साथ अपना मुनाफा रखकर वह विदेशों में बेचा करते थे। किंतु जैसे ही बंगाल में कंपनी सत्ता की स्थापना हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर के पश्चात, और कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है, तो इसका ज़बरदस्त नुकसान यह होता है कि अब उन्हें भारतीय राजस्व के स्रोत मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करने में लगाते हैं। इसके पूर्व यदि देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार हो रहा था, उसमें व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही भारत में कंपनी सत्ता की स्थापना हो जाती है, यह जो संतुलन है यह गड़बड़ा जाता है। अब भारतीय धन और वस्तुओं का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड को होने लगता है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझा और 1867 में उन्होंने इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में इसकी चर्चा की। आगे हम देखते हैं कि आर.सी. दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी.वी. जोशी, रानाडे आदि विद्वानों ने धन निकासी के संदर्भ में कई लेख लिखे और अंग्रेजों की आलोचना की। इस धन निकासी के कई स्रोत थे। सर्वप्रथम भारत में कंपनी के जो अधिकारी वर्ग थे, उनको जो वेतन दिया जाता था, भत्ता और पेंशन दिया जाता था, यह धन निकासी का जरिया बना। इसके अलावे भारतीय सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज मिलता था, यह भी धन निकासी का एक माध्यम बना। यह ऋण कंपनी सरकार अपने साम्राज्य विस्तार और विद्रोह के दबाने के लिए ली थी।
1900 में यह ऋण की मात्रा 22 करोड़ 40 लाख पाउंड थी। इसके अलावा कंपनी के शेयर धारकों स्टॉक होल्डर्स को जो लाभांश यानी डिविडेंड जो दिया जाता था वह भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत आया। शेयर होल्डर उसको कहेंगे जब कोई नई कंपनी स्थापित करता है तो बाजार से पूंजी उगाहने के लिए वह शेयरों को जारी करता है और उसके जो क्रेता होते हैं वह शेयर होल्डर कहलाते हैं और कंपनी अपने मुनाफा में जो उनको लाभ होता है वह लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को बांटता है। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको जो लाभांश दिया जा रहा था वो भारतीय पैसों के माध्यम से ही दिया जा रहा था और यह ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक रूप था। इसके अलावा कंपनी भारत के व्यापार में, उद्योग धंधों में, यहाँ के बागानों में जो निवेश की थी, अपने निजी पूंजी को लगाया था और उससे जो उनकी आय हो रही थी यह ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत आया। इसके अलावे ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक महत्वपूर्ण जरिया होम चार्जेस था जिसमें भारत राज्य सचिव तथा उससे संबंधित समस्त व्यय शामिल था, जैसे इंग्लैंड में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते, वहाँ की जाने वाली सैन्य खरीदारियाँ, भारत सचिव के ऑफिस का खर्चा आदि। 1857 से पहले भारत के औसतन राजस्व का यह 10 से 13% के बीच में था, लेकिन 1920-21 के बीच केंद्रीय सरकार के समस्त राजस्व का यह 40% हिस्सा बन गया। यानी इतना ज़्यादा रकम भारत से पलायन हो रहा था। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभ, यह भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। दो विश्व युद्धों के बीच में करीब 30 से 60 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाता था। इसके अलावा विदेशी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, नौवहन कंपनियां भारत से करोड़ों रुपया लाभ के रूप में ब्रिटेन को भेज रही थी। यह धन निष्कासन का एक जरिया था। भारत से धन की निकासी कितनी हुई, इस पर विद्वानों के बीच मत भिन्नता है, आंकड़ों के लिहाज से भी और समय के लिहाज से भी। जॉर्ज विंगेट कहते हैं कि 1835 से 51 तक यह जो कुल निकासी है वह 42,21,611 पाउंड प्रतिवर्ष था, जबकि 1901 में विलियम डिग्बी ने अनुमान लगाया कि 1757 से 1815 के बीच कुल निकासी 50 से 100 करोड़ रुपयों के बीच थी। वहीं अमेरिकी विद्वान गोल्डन फर्बर ने 1783-93 के बीच यह मात्रा 19 लाख पाउंड प्रतिवर्ष निश्चित की है। भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के भिन्न भिन्न अनुमान लगाए और हर बार अपनी गणना को बदला। उन्होंने अंग्रेजी राज के आरंभ से लेकर 1865-66 तक समस्त निकास का अनुमान 150 करोड़ पाउंड लगाया। वहीं 1897 में उन्होंने 1883-92 के बीच 35 करोड़ 90 लाख पाउंड निश्चित किए। 1901 में दिनसा वाचा ने 1860 और 1900 के बीच इस धन निकासी की वार्षिक औसत 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच में दी है, जबकि आरसी दस ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रतिवर्ष का अनुमान लगाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों तथा भारतीय जो आर्थिक मीमांसाकार थे, इन्होंने धन निकासी का जो अनुमान लगाया है इसमें भिन्नता है
लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत से धन का पलायन जारी था और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।